बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हेयरिंग इम्पेयरमेंट? डिस्कस द कॉजेज, साइंस, सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है, इसके कॉजेज देखेंगे, साइन देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। मीनिंग, hearing impairment refer to partial or complete loss of ability to hear। hearing impairment वो impairment होता है जिसमें कि जो कोई भी इंसान होता है या फिर उसे बहुत कम सुनाई देता है या फिर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। A deaf person has little or no hearing। एक जो डीफ जो बहरा इंसान होता है उसे बहुत ही कम सुनाई देता है या फिर सुनाई ही नहीं देता। हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑफ टू टाइप। जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है वो दो टाइप्स का होता है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। या तो बहुत ही मुश्किल से ही सुनाई देता है या फिर वो पूरी तरह से बहरा ही होता है। हेयरिंग लॉस एक्सिडेंट व्हेन देयर इज डैमेज्ड सेंसिटिविटी टू द साउंड नॉर्मली हेयर्ड। हेयरिंग जब वो जो इंसान होता है जिसे सुनने की क्षमता जो खो देता है, एक नॉर्मली साउंड को वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाता, उसी को ही हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट या फिर डीफ इंसान कहते हैं। The above three group of people can be categorized further in subgroup on the basis of following criteria। ये जो तीन ग्रुप्स बनाएंगे इसमें बताया जाएगा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है डिग्री ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, माइल्डली रिटार्डेड 26 to 54 dB लॉस। इसमें क्या होगा, दिस चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन हेयरिंग डिस्टेंट साउंड एंड रिक्वायर्ड हेयरिंग एड्स और माइक्रोस्कोप विद लाउड स्पीकर्स। जो माइल्डली रिटार्डेड पर्सन होते हैं वो ये बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है साउंड्स को सुनने में, और अगर वो सुनना भी चाहते हैं तो उन्हें हियरिंग एड्स की जरूरत होती है या फिर माइक्रोस्कोप की, है जिसमें कि बहुत ही लाउड आवाज हो जिससे कि वो उसे सुन सके। मॉडरेटली रिटार्डेड, इसमें क्या है 55 से 69 dB लॉस। इसमें क्या है, दिस चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग डिस्टेंट साउंड्स as well as near sound of low frequency and pitch। इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें जो हेयरिंग सुनने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है, यहाँ तक कि वो जो पास की आवाज भी बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी में सुनते हैं। दे रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग एंड हेयरिंग एड्स कोर्स। इस ऐसे बच्चों को रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है कि उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए या फिर हेयरिंग एड्स दोनों करवाई जाए। थर्ड पॉइंट है सेवरली रिटार्डेड, जिसमें क्या होता है 70 to 89 dB लॉस। देयर हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज सो profound that they cannot be benefited by integrated classes in any way। इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें कोई भी फायदा नहीं होता हेयरिंग एड्स लगाने का, लाउड स्पीकर लगाने का या फिर किसी तरीके की क्लास देने का। इट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस विद और विदाउट हेयरिंग। इसमें क्या होता है, उसमें ये बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल भी आवाज सुन नहीं पाते, चाहे उन्हें दूर से कोई आवाज लगा रहा है या फिर पास से। दे रिक्वायर लिप्स रीडिंग एंड अमेरिकन साइन लैंग्वेज फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों को जो लर्निंग के लिए या फिर लिप्स रीडिंग करवाई जाती है या फिर अमेरिकन साइन लैंग्वेज से लर्निंग करवाई जाती है। कॉजेज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, क्या क्या कॉजेज होते हैं। Conductive hearing loss is caused due to blockage or damage in the outer or middle section of ear। इसमें क्या होता है, जिससे जो हमारी जो नर्व्स वगैरह होती है, इसमें जो चीज जो हमारी साउंड को अंदर तक लेके जाती है वो तो या फिर ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है। आउटर या इनर सेक्शन जो होता है ईयर का वो। न्यूरल लॉस अकर when there is a damage to the inner ear or auditory nerves। इसमें क्या होता है, जो हमारी न्यूरल होती है वो बिल्कुल एक तरीके से लॉस हो जाती है, डैमेज हो जाती है, चाहे वो अंदर की साइड हो या फिर ऑडिटरी नर्व्स हो। इफ इट इज कंडक्टिव इट कैन बी ट्रीटेड बाय साउंड एम्प्लीफिकेशन एंड इफ इट न्यूरल इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी ट्रीट एट ऑल। इसमें क्या होता है कि इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं साउंड एम्प्लीफिकेशन, यानी जो उनके कान में एड्स लगाने के लिए आते हैं उससे, या फिर कुछ नेचुरल तरीके से ट्राई करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीकों से हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ में हम सफल होते हैं और कुछ में सफल नहीं हो पाते हैं। एज ऑफ एवरली हैंडीकैप्ड एट द टाइम ऑफ onset।
ब्रॉन डिफेक्टिव, इसमें क्या है, दिस चिल्ड्रन आर ब्रॉन विद सफिशिएंट हेयरिंग लॉस। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि जन्म के टाइम पे उन्हें हेयरिंग उन्हें सुनाई नहीं देता। दे द स्पीच ऑफ दिस चिल्ड्रन विल ऑलवेज बी डिफेक्टिव एंड दे विल बी डम फॉर एवर। इसमें क्या होता है, जब बच्चे कुछ सुन ही नहीं पाएंगे तो वो बोलेंगे भी क्या, वो हमेशा हम लोग में मतलब सबसे लास्ट में ही रहते हैं, और ऐसे बच्चे क्या होते हैं आगे जाके डम्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीलिंगुअल डेफनेस। इसमें क्या, दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट हियरिंग इम्पेयरमेंट बाय बर्थ बट लॉस हियरिंग ability before the development of language and speech come under this category। इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि जन्म के टाइम पे तो बहरे नहीं होता, परंतु वो किसी एक्टिविटी या किसी काम के दौरान या फिर उनके अंदर जो इनर डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाती, जिससे कि वो सुन नहीं पाते हैं, जिससे कि वो अगर कुछ सुनेंगे नहीं तो वो बोलेंगे कैसे, वो एक एज में आने के बाद। पोस्ट लिंगुअल डेफनेस, इसमें क्या होता है, दिस चिल्ड्रन और पीपल बिकम डीफ आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच। इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि बर्थ के टाइम पे भी बहरे नहीं होते हैं, यहाँ पता कि जब वो थोड़े डेवलप हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तब भी वो डीफ नहीं होते। ये उस टाइम पे होते हैं जब उनका स्पीच या फिर लैंग्वेज सीखने का टाइम पे आता है, तब वो बच्चे डीफ हो जाते हैं। डेफिनेशंस क्या, अकॉर्डिंग टू मूड्स 1987 में, deafness means a hearing impairment that is so severe that the child is impaired in processing linguistic information through hearing with or without amplification that adversely affects a child educational program। इसमें क्या होता है, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वह इम्पेयरमेंट होता है जिसमें कि जो बच्चा होता है किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी बात को ना तो वो पास से सुन पाता है, ना ही दूर से सुन पाता है, ना ही हेयरिंग एड्स के द्वारा सुन पाता है, ना ही उसके द्वारा सुन पाता है, जिसमें क्या वो कम्प्लीटली या फिर पार्शली ठीक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे एजुकेशन करवाने में, एजुकेशन परफॉर्मेंस में भी वीक रह जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है। डेवलपमेंट स्किल, डेवलपमेंट स्टेटस में भी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू आइडेंटिफाई हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा होता है उसे हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि जो उसमें कुछ क्या बदलाव आ रहे हैं या फिर उसमें सुनने में कोई परेशानी वगैरह है या नहीं है। दिस स्किल्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड करेक्टिव एक्शन इन अ कॉज ऑफ रिटायर्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, हम उस चीज को बच्चे को ऊपर पूरा ध्यान देंगे प्रॉपर वे से और उसे टाइम टाइम पे डायग्नोस करते रहेंगे कि उसे सुनने में या बोलने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। तो इस ऐसा करने से जो हम बच्चे हैं उसको उसी टाइम पे उसके अंदर सुधार ला सकते हैं और ये जो बीमारी है उसे बड़े होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें क्या होता है, अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज द असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। एक अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन्वॉल्व होता है। ऑनिंग टू सेरेब्रम डिसफंक्शन एंड ब्रेन डैमेज, अ गुड नंबर ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैव एडिशनल प्रीसेप्शन मोटर डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, जब हमारा सेरेब्रम पाल्सी होता है उसमें अगर किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है या फिर ब्रेन में किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो वो हम उसी टाइम पर उसे पता कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मोटर स्किल्स के द्वारा इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, by this technique a medical expert takes the general medical history of a child। इसमें क्या होता है, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन करता है उस हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन का, वो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को पता करेगा कि बच्चे को पहले के टाइम में कुछ चोट वगैरह लगी है नहीं लगी है, उसका क्या बचपन से लेकर अब तक उसने क्या क्या किया है। ही इन्वेस्टिगेट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन रिलेटेड टू सेंस ऑफ हेयरिंग। और वो जो डॉक्टर होगा, मेडिकल एग्जामिनर होगा, वो सारे फंक्शंस को भी चेक करेगा जो कि हमारे हेयरिंग सेंस से मैच होते हों। कॉज केस स्टडी, द केस स्टडी इज जनरली टेकन बाय अ साइकियाट्रिस्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा साइकियाट्रिस्ट होता है वो जो पूरा केस स्टडी करता है जो भी होता है, द साइकियाट्रिस्ट में कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द चाइल्ड डायरेक्टली और फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द चाइल्ड। लाइक इसमें क्या होता है, जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो बहुत सारे डाटा कलेक्ट करता है जिसमें कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अगर बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो क्यों है, उसका क्या रीजन है। जैसे कि
आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड नेम और एड्रेस, बच्चे से वो पता करता है कि बच्चे का नाम या फिर एड्रेस क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम, सबसे पहले वो भी ये भी पता करता है जो बच्चे का जो प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्टेटस है उसका। मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री, इलनेस, सीरियस डिसीज एक्सेट्रा, उसका मेडिकल हेल्थ के बारे में पूछेगा कि पहले उसे किसी प्रकार की बीमारी थी या कोई सीरियस डिसीज थी या नहीं थी। डेवलपमेंट हिस्ट्री, उसके बड़े होने में क्या क्या कुछ परेशानी आई या नहीं आई। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड में पता करना है कि किसी को पहले हेयरिंग इम्पेयरमेंट था या नहीं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या था, साइलेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेड बाय चिल्ड्रन हु आर आइडेंटिफाई आर एस फॉलोअर्स। इसमें क्या होता है, हम बिल्कुल शांत तरीके से बच्चे के अंदर देखते हैं कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस है या नहीं है, या फिर जो बच्चा है उसे हम आइडेंटिफाई करने में सक्षम होते हैं कि नहीं, कि बच्चे में जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। वो हम उससे कुछ भी बोलते हैं वो तो टाइम पे सुन पाता है या नहीं सुन पाता। दे टर्न हेड्स ऑन वन साइड टू हियर बेटर, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अगर उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, एक कान से चाहता अच्छे से सुनाई देता है, एक कान से नहीं सुनाई देता, तो वो उस जहाँ पे जिसकी से बात हो रही होती है तो उस साइड वो अपने एक कान को करता है जिससे वो सुन सके। दे फोकस स्पेशली ऑन दे स्पीकर लिप्स, और क्या होता है जब हमें बच्चे के जो बोलता है तो उसके लिप्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दे ऑलवेज हेजिटेट टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, अगर कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा होगा तो वो ग्रुप में डिस्कशन वगैरह होता है उसमें हेजिटेट होगा। द चिल्ड्रन आर अनेबल टू फॉलो डायरेक्शन, और इस तरह के बच्चे जब इन्हें हेयरिंग प्रॉब्लम होगी तो वो कोई भी डायरेक्शन बताएगा तो उसमें भी उसको कठिनाई महसूस होगी। कॉजेस ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है, हेरिडिटरी और जेनेटिक कॉजेस। इसमें क्या होता है, हेयरिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू हेरिडिटरी और जीन ऑन एन इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, जब हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, हेयरिंग की बीमारी होती है, तो या फिर हमारे हेरिडिटरी से मैच होते हैं या फिर जो हमारे किसी भी इंसान के अंदर जो जीन्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। एज जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कंट्रीब्यूट बाय द बोथ द पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, जो जीन्स हमारे बच्चे में आते हैं तो या तो उसमें जो भी हमारा उसमें पार्टिसिपेट होता है 50-50 होता है, गर्ल्स एंड बॉयज का, मेल एंड फीमेल का। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन डिजिटल, इस वजह से क्या होता है, जो कि मेल या फीमेल में कुछ बीमारी होती है तो वो बच्चे में भी आ जाती है, जिससे कि अगर किसी को उनके फैमिली में किसी को अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे जाके उनके बच्चों में भी हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर, इसमें क्या, कंसंट मेडिकल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें होती है उन्हें क्या होता है, डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप करवाना चाहिए। पेरेंट्स शुड कंसल्ट द एटियोलॉजिस्ट टू अवॉइड सच डिफेक्टिव चिल्ड्रन इन फ्यूचर, और पेरेंट्स माँ बाप को ऐसा होना चाहिए कि वो एटियोलॉजिस्ट से बात कर सके, जिससे कि जो वो अगर उसका टाइम टू टाइम चेकअप करता रहेगा तो बाद में आने वाली दिक्कत परेशानी से या किसी प्रकार के डिफेक्टिव से वो बच सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है एक्सोजीनस कॉजेज, इसमें क्या, प्रीनेटल कॉजेज, प्रीनेटल असल्ट टू द fetus ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन में भी रिफ्लेक्ट इनटू डिफनेस। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो उसके अंदर उनका जो फ्यूटस होता है उसमें देखना होता है, डॉक्टर को चेकअप करना होता है उसमें किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई डिसीज तो नहीं होगी जो कि आगे जाके उसके टीफनेस का कारण बन सके। जर्मन मिसल्स इन अर्ली प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, हमें भी देखना होता है कि जर्मन मिसल्स भी नहीं हो रखी हो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को। सम इम्पोर्टेंट वायरल इन्फेक्शन डेट कैन कॉज डिफनेस, और कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि कॉजेज होते हैं डिफनेस के। सेकेंड पॉइंट है पेरीनेटल कॉजेज, इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट सच कॉजेज आर गिवन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज है जो कि हैं, बर्थ इंजरिंग, बर्थ के टाइम पे बच्चों को चोट लग जाना, एक्सोनिया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एक्सोनिया होना डिलीवरी के टाइम पे, अडेप्टेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर, इसमें क्या था, अडेप्शन करना बर्थ कंट्रोल मेजर को। पोस्ट नेटल कॉजेज, आफ्टर बर्थ, बर्थ के जब बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, उसके बाद ये बीमारी होना। इट इज डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेट कॉज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे को जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डिसीज हो जाना जिससे कि जो उसका सेंसरी न्यूरल नर्व होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है जिससे कि वो सुन नहीं पाता। ट्यूबरक्लोसिस, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्लोपिंग कफ एक्सेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट सम अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ हेयरिंग पैटर्न। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ब्लोपिंग कफ हो गया, ये सारे कारण है हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
Intellectual abilities. 50% of intellectual development depends upon when we listen in the environment and use in our life. इसमें क्या होता है, जो 50% हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो तो हमारे आज के आसपास के जो वातावरण है उसको सुनने में और अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने में डिपेंड करता है. द लो लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज नॉट ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी इन कॉग्निशन बट ड्यू टू अडेप्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ कन्वेंशनल लैंग्वेज सिस्टम. इसमें क्या होता है, जब बच्चा होता है जैसे इस प्रकार की डिसीज होती है तो उसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी बहुत कम होती है. लो लेवल का इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होता है और के दौरान उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को अच्छे से दूसरों के सामने प्रकट अपने आप को प्रस्तुत भी नहीं कर पाते हैं. सेकेंड पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट. दे टेकन शेल्टर इन आइसोलेशन ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन होता है उससे ना सोचता समाज के लोग ना ही आसपास के लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है उसमें बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता है. क्योंकि जब कोई बात ही नहीं करेगा तो वो एक दूसरे की अपने भावनाओं को या फिर दूसरों को समझ कैसे पाएगा, उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है. एज अ रिजल्ट देयर सोशल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड. इससे क्या होगा, जब बच्चा कुछ अच्छे से सीख ही नहीं पाएगा तो इसका बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. दे शो हाई डिग्री ऑफ इमोशनल एबिलिटीज स्टेबिलिटी काउंसलिंग वेल एडजस्टमेंट. इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा बहुत ही ज्यादा इमोशनली हो जाएगा उससे, क्योंकि कोई इससे बच्चे से बात ही करना नहीं पसंद करेगा. उससे क्या होता है, किसी के साथ तालमेल बैठाने में उसे बहुत ही दिक्कत होगी. इट इज नॉट अपैरेंटली विजिबल. इससे क्या होगा, उस बच्चे को इस तरीके से माना जाएगा कि वो किसी के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखते ही ना हो, ना ही उसे किसी चीज में काउंट किया जाएगा. एजुकेशनल अचीवमेंट. इसमें कहते हैं दोज हु आर डीफ बाय बर्थ टेंड टू हैव मोर डिफिकल्टी टू एक्वायरिंग एकेडमिक स्किल्स देन वोज हु बिकम डीफ आफ्टर 8 to 10 years old. इसमें क्या था, जो बच्चा बर्थ से ही डीप बहरा होता है उसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती है एजुकेशन लेने में या फिर किसी भी एकेडमिक स्किल में एज कम्पेयर टू जो बच्चा 8 से 10 साल के बीच में बहरा होता है उससे. They do not perform well like normals, but their ability to perform arts or fine arts is no less than normal in any way. इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह मतलब नहीं हो सकते. बट इसमें क्या होता है, जो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, इनकी जो एबिलिटीज होती है आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में या फिर बाकी अदर चीजों में जिसमें से हेयरिंग का कोई रोल ही ना हो, उसमें बहुत ही अच्छे होते हैं वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे. कम्युनिकेशन एबिलिटीज. इसमें क्या था, नॉर्मल पीपल आल्सो निग्लेक्ट हार्ड ऑफ हेयरिंग पीपल बिकॉज लेटर रिक्वायर साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड पिच एंड नॉर्मल पीपल डू नॉट लाइक टू टॉक एट सच अ लाउड वॉइस. इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है उसे बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज सुनने की आदत होगी, और जो नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करता कि वो ना ही ऊंची आवाज में ऊंची वॉइस में बात करे किसी. डिनाई एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग पीपल हैव लेस चांस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स. इससे क्या होगा, जो बहुत ही कम सुन पाता है या फिर सुन ही नहीं पाता उस बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किलदायक होता है कि वो किसी के साथ इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन कर सके. वेदर कम्युनिकेशन एबिलिटी में भी ऑलमोस्ट जीरो. और वो किसी से हम बात ही नहीं कर पाएगा तो जो उसका मौखिक कम्युनिकेशन है वो जीरो के बराबर होगा. नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स. पीपल हु आर डीफ टीच ईच अदर हाउ टू फंक्शन इन द सोसाइटी. इसमें वो बच्चे आते हैं, उसमें वो थीफ बच्चे आते हैं जो इनका होता है, जो इनका जो बिहेवियर होता है सोसाइटी के अंदर, जो उनका फंक्शन है बहुत ही एबनॉर्मल होता है. सम डीफ पीपल को विद द रियलिटी ऑफ डिफरेंस एज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन. इसमें वो पीपल्स आते हैं जो कि क्या होता है, रियलिटी से ही वो देखने से पता चलता है कि वो पूरी लाइफ इसी तरीके के इसी कंडीशन में बिताएंगे. दे हैज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंट ऑफ अ मेंटली हेल्थ पर्सन. इससे क्या होगा, जो बच्चों से इसको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि उनकी जो मेंटली हेल्थ है या फिर डिसीजेस पर कुछ फर्क आ रहा है नहीं आ रहा, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता. फिजिकल कैपेसिटी. इसमें क्या होता है, पीपल हु आर डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग आर no or more or less than the normal people in other sensory abilities like sight, smell, taste and touch. इसमें क्या होता है, जो हमारा थीफ पर्सन होता है या फिर हार्ड ऑफ हेयरिंग पर्सन होता है वो ये नहीं है कि वो हर चीज में ही मतलब हर चीज में पीछे, वैसा नहीं होता. वो क्या होता है, नॉर्मल बच्चों से कम या ज्यादा सेंसिटिविटी एबिलिटीज रखता है, और वो सुन नहीं सकता तो उसका जो साइट होगा, देखने का नजरिया वो बहुत अच्छा होगा नॉर्मल पर्सन के द्वारा. स्मेल अच्छी होगी उसकी, टेस्ट और टच भी बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन की तरह.
फंक्शनल हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन क्या क्या फंक्शंस है। फंक्शनल लॉस इज कैटेगरीज इन डेसिबल ग्रुपिंग इन द फॉलोइंग वे। लेस देन 25 dB लेस, इसमें क्या होता है जो नॉर्मल बच्चा होता है, नो डिसेबिलिटी फेशियल स्पीच, इसमें जो नॉर्मल बच्चा होता है उसे किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है स्पीच में। 26 to 40 dB लॉस इस फेसिस डिफिकल्टी इन फेथ साउंड ओनली, इसमें क्या होता है इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें साउंड को सुनने में थोड़ी डिफिकल्टीज होते हैं। 41 to 55 dB लॉस, इसमें क्या होता है अंडरस्टैंड फेस टू फेस स्पीच एंड कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि फेस टू फेस बात करते हैं या फिर सामने से उसकी शक्ल देख के तभी कंजर्वेशन करते हैं जिससे कि उनकी लिप्स रीडिंग कर सकें। 50 to 70 dB लॉस, इसमें क्या होता है मॉडरेट लेवल, इसमें क्या होता है इस लेवल को मॉडरेट लेवल कहते हैं। फ्रिक्वेंटली डिफिकल्टी इन स्पेशल कंजर्वेशन इन स्पीच, इन्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती है किसी से बात करने में या फिर स्पीच करने में, और इसके लिए उन्हें अलग अलग तरीके एड्स अपनाए भी जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।